गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस सप्ताह हम लोग निराला और उनकी दो कविताएं उत्साह और अट नहीं रहे पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने अट नहीं रही कविता पढ़ी। आज अट नहीं रही कविता आधारित जो भी प्रश्न हैं उस पर चर्चा करते हैं। अट नहीं रही पाठ से है। पहला प्रश्न है, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। अंतर्मन यानी इंटरनली हमारे मन में क्या चल रहा है, क्या हम सोच रहे हैं, उसके बाहरी दुनिया के साथ उसको जोड़ना, कनेक्ट करना। एक तरह से मानवीकरण में भी होता है कि हम प्रकृति के अन्य तत्वों में मानव का रूप देखने लगते हैं और उसकी चर्चा या उसका वर्णन मानव हाव भाव से करते हैं। तो पहला प्रश्न ये है। दूसरा है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। और चूँकि पूरी कविता में ही फागुन मौसम की सुंदरता का वर्णन किया गया है और वो सारा दृश्य इतना सुंदर है कि सारे दृश्य को अपने मन में समो लेना चाहता है और वो सारा दृश्य एक साथ उसके मन में नहीं अट पाता, और इसी कारण कविता का शीर्षक भी है अट नहीं रही है। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है। चौथा प्रश्न है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। और पांचवा है, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प, यानी कविता की जो शैली है निराला का, हर व्यक्ति की अपनी एक पहचान होती है, अपना एक अंदाज होता है, अपना एक स्टाइल होता है, और ये सारा कुछ आदमी के अगर कोई व्यक्ति लिख रहा है तो उसके कवि के लेखन में भी दिखाई पड़ता है। इसीलिए एक ही विषय पर अलग अलग कवियों की कविताओं में भिन्नता है। कक्षा 9 में आपने देखा होगा सुमित्रानंदन पंत की भी कविता है गांव पर, ग्रामश्री, और गांव को ही केंद्र में रख करके केदारनाथ अग्रवाल की भी कविता है चंद्रगहना से लौटते हुए। दोनों कविताओं के पृष्ठभूमि में गांव है, लेकिन वर्णन का तरीका अलग है, शैली अलग है, इसलिए दोनों कविताओं का आस्वादन भी अलग अलग है। तो आइए इन प्रश्नों पर ही चर्चा करते हैं और देखते हैं इसका क्या एक आइडियल आंसर हो सकता है। पहला प्रश्न, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है। तो पूरी कविता ही एक तरह से है, फिर भी अगर हम कहें तो आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, और इससे भी जोरदार है कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नम में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। यानी एक तरह से आप उस कविता की कोई भी पंक्ति लिखें तो पूरी की पूरी कविता मानवीकरण से उत्प्रोत है, जिसमें कवि अपने अंतर्मन की भावनाओं को बाहर के फागुन के मौसम के प्राकृतिक सौंदर्य से जोड़ता है और उसके मन में जो भी प्रसन्नता की भावना है उसे बाहर की दुनिया के साथ कनेक्ट करता है। दूसरा प्रश्न है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही। तो इसका एक आंसर हो सकता है कि फागुन के महीने की प्राकृतिक सुंदरता सबका मन मोह लेती है, क्योंकि हिंदुस्तान में फागुन का मौसम बसंत का मौसम होता है और इसीलिए इसे ऋतुराज की संज्ञा दी गई है, ऋतुओं में सबसे सुंदर। हम सभी इसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं क्योंकि इस महीने में प्रकृति में यौवन भरा होता है, हर तरफ फूल खिले होते हैं, पेड़ों पे नए नए पत्ते होते हैं, हरियाली होती है, और तब न बहुत ठंड न बहुत गर्मी का मौसम होता है। इस मास में प्रकृति में मादकता और मस्ती का वातावरण रहता है, चारों तरफ फूलों का या पत्तों का नए नए एक सुगंध पसरा रहता है, और इसी वजह से ये मौसम सबको आकर्षित करता है। चूँकि कवि भी एक प्रकृति प्रेमी है, प्रकृति छायावादी कविता का एक आवश्यक और अनिवार्य तत्व है, और चूँकि निराला छायावादी कवि हैं तो उन्हें हम प्रकृति प्रेमी मान सकते हैं। चूँकि कवि भी एक प्रकृति प्रेमी है, उन्हें भी प्रकृति अपने मादक रूप से आकर्षित कर रही है, जिसकी वजह से उनकी आंख फागुन की सुंदरता से हट नहीं रही है। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया। तो हम कह सकते हैं कि अट नहीं रही कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने प्रकृति के रूप का वर्णन इस प्रकार से किया है। फागुन के महीने में सब पेड़ पौधे मानो जीवंत हो उठते हैं, उनका मानवीकरण कर चुका होता है कवि,
और प्यारी प्यारी कलियाँ खिली होती हैं, चारों तरफ एक महक खुशबू पसरी पड़ी है। नए नए खिले फूलों के बदौलत सारे वातावरण में खुशबू भरी मंद मंद हवा बहने लगती है। बागों में सुंदर सुंदर तितलियाँ उड़ने लगती हैं और कुल मिलाकर उन सारे दृश्यों को जब कवि अपने मन में समेट लेना चाहता है कि वो सारी खूबसूरती, वो सारा दृश्य अपने मन में संजो करके रख लो, लेकिन वो दृश्य का फलक इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि वो प्रकृति का पूरा कैनवास उसके मन में अट नहीं रहा है। और शायद अपनी इसी बेचैनी और अपनी इसी कोशिश के आयाम के कारण कविता का शीर्षक भी कवि यही रखता है कि अट नहीं रही। चौथा प्रश्न है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? तो सबसे पहली बात कि हर ऋतु में किसी एक चीज़ की अधिकता रहती है। या तो गर्मी में बहुत ही गर्मी होती है, बरसात में या ठंड में ठंडी लगती है, लेकिन बसंत और फागुन का मौसम ऐसा होता है जब वातावरण काफ़ी संतुलित होता है और चारों तरफ एक खुशनुमा माहौल रहता है। खास करके हिंदुस्तान में जो फागुन का मौसम होता है, आप देखेंगे कि हर तरफ एक नयापन दिखता है, पेड़ पर नए नए पत्ते दिखते हैं, खेतों में फसलों की हरियाली और सरसों के फूल दिखेंगे। अब चारों तरफ से प्रकृति सजी संवरी नज़र आती है और हर तरफ का जो दृश्य होता है काफ़ी मनमोहक होता है। इतना सुंदर और सजीला दृश्य और किसी मौसम में नहीं मिलता है। प्रकृति इतना संतुलित रूप में, इतना संवरी हुई कभी नहीं मिलती है हिंदुस्तान में, जैसा कि फागुन के मौसम में मिलती है। तो अगर इसका आंसर हम कहें तो हो सकता है कि पतझड़ के कारण वृक्ष पीले, उदास और मुरझाए हुए से लगते हैं, लेकिन जैसे ही फागुन आता है उस पर नए नए पत्तों से पेड़ भर जाते हैं। पांचवा प्रश्न है, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं बताइए। तो काव्य शिल्प पहले आप समझ लें कि कविता का जो बाहरी आयाम है, कविता की जो बनावट है, स्ट्रक्चर है, लिखने का जो स्टाइल है, उसकी चर्चा करते हैं। तो यानी हम देखेंगे कि कविता में अलंकार का प्रयोग हुआ है कि नहीं, कविता में लय है कि नहीं, कविता में छंद है या नहीं है, तुक है कि नहीं, राइमिंग वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है कि नहीं। तो आप देखेंगे कि दोनों कविताओं में राइमिंग वर्ड का इस्तेमाल है। कविता तुकांत है, यानी कविताओं में जैसे अट नहीं रही है, तो रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही। तो ये देखिए एक सेम साउंड वाले वर्ड्स आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि निराला की जो कविताएं हैं ध्वन्यात्मक होती हैं। उसमें एक साउंड के साथ साथ उस ध्वनि के जो अर्थ हैं उसको हम महसूस करते हैं। और कविता लयात्मक होती है, उस भाषा में एक प्रवाह होता है और साथ साथ तुकों का इस्तेमाल होता है, यानी राइमिंग वर्ड्स होते हैं निराला की कविताओं में। कविता में अलंकार भी होता है, कविता में मानवीकरण का भरपूर प्रयोग होता है। तो निराला की काव्य शिल्प की ये 3-4 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। खासकर ये विशेषताएं दोनों कविताओं के आधार पर हम कह सकते हैं, उत्साह और अट नहीं रही आधार पर, कि प्रकृति का एक सरस चित्रण है। कविता पढ़ते हुए लगता है कि कवि एक संवाद कायम कर रहा है और अपनी बात कह रहा है, जो कुछ भी वो महसूस करता है। चाहे वो कविता उत्साह हो, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन हो, धराधर हो, या अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही। तो दोनों में आप देखिए लय है, कविता में एक प्रवाह है, तुक है, राइमिंग वर्ड्स का प्रयोग है, अलंकार है। और पूरी कविता पढ़ते हुए एक दृश्य हमारे मन में उभर सकता है, यानी कविता में दृश्यात्मकता भी है। तो निराला की कविताओं की काव्य शिल्प की ये विशेषता हो सकती है। ये 3-4 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। इसके अलावा रचना और अभिव्यक्ति में एक प्रश्न है, होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। तो ये ठीक वही बात है, क्वेश्चन नंबर 4, यानी फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। तो वही परिवर्तन आप इसमें लिख सकते हैं कि उस समय प्रकृति काफ़ी सजी संवरी होती है,
खेतों में हरियाली दिखाई पड़ती है, पीले पीले सरसों के फूल दिखाई पड़ते हैं, आम के पेड़ों में आपको मंजर आने लगते हैं और एक उसका महक से पूरा वातावरण महक उठता है। पीपल के पौधे में आप देखेंगे कि कहीं लाल और कहीं हरे हरे पत्ते दिखाई देंगे। वो समय होता है जब फूल खिलने का समय होता है और बहुत सारे फूल उस समय खिल रहे होते हैं। तो प्रकृति और आसपास का वातावरण काफ़ी रंग बिरंगी और सजी संवरी दिखाई पड़ती है। तो ऐसा कुछ आंसर हो सकता है। इसके अलावा एक और प्रश्न है पाठ्येतर सक्रियता में, ये फागुन में गाए जाने वाले गीत, होली वगैरह आप देखते होंगे, तो आजकल तो होली भी धीरे धीरे लुप्त प्राय होता जा रहा है और होली के नाम पे तरह तरह के फिल्मी गाने या फिल्मी गानों के लय पर और तरह के गीत होली के नाम पे बज रहे हैं या गाए जा रहे हैं। लेकिन आज भी आप जो लोकगीत हैं जो शुद्ध रूप से होली हैं, उसका स्वाद और उसका वर्णन अलग होता है। आप चाहें तो वैसे होली आप यूट्यूब वगैरह पे शायद परंपरागत होली मिल जाए खोजने पर, या कोई आसपास बूढ़े बुजुर्ग होंगे शायद वो अपनी याददाश्त के आधार पर आपको होली बताएंगे। तो इन गीतों की अपनी एक अहमियत होती है, एक विशेषता होती है। उसमें श्रृंगार भी होता है तो काफ़ी संतुलित होता है, कम से कम आज की तरह अश्लीलता और फुहड़ता नहीं होती है। तो उसके बारे में भी आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। ये पाठ्येतर सक्रियता का प्रश्न था। और इसी के साथ इस सप्ताह हम लोगों ने निराला को पढ़ा और उनकी 2 कविताओं पर चर्चा की। इन दोनों कविताओं को पढ़ा, उसके प्रश्न पर चर्चा की। आप अपने फेयर नोटबुक में इस चैप्टर्स को भी अपडेट कर लेंगे और इसका भी फेयर आप प्रश्नोत्तर का तैयार कर लेंगे। और मिलते हैं अगले सप्ताह हम लोग नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।